हाय गाइस, वेलकम टू वाइशाइस। माय नेम इज़ ऋषि एंड इस वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। उसका पार्ट 1 करेंगे, बेसिकली पार्ट 2 नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ओके, क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर। तो सभी को पता हो रखा होगा कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ तो कहीं तो सुन ही रखा होगा। यहाँ पे उस रिवॉल्ट के बारे में जानेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो रखे थे, उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने पिछले वाले कुछ चैप्टर्स में मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, नो मैटर वो कौन सी पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वॉट एवर, जो जितनी भी पॉलिसीज़ थी, उन सारी पॉलिसीज़ की वजह से किंग्स को, क्वींस को, पीजेंट्स को, लैंडलॉर्ड को, ट्राइबल सोल्जर्स को, जो मतलब जो कोई भी थे, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भी लोग रहे होंगे उस टाइम पे उस सेक्शन में, सबके सभी बहुत ही बैडली अफेक्टेड हुए थे। ठीक है, इतना तो कई बार तो ऐसा हो गया कि लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, उसी में से एक रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं नवाब लूज देयर पावर। मिड 18 सेंचुरी में जितने भी नवाब्स थे, जितने भी लोकल नवाब्स वगैरह, राजा वगैरह जो भी थे, सबकी पावर ख़त्म होने लगी। यू कैन से ख़त्म होने वाली थी और ख़त्म होने लगी या फिर ख़त्म हो चुकी थी, वो सब एक ही बात है। ओके, उन्होंने जो अथॉरिटी थी अपने एरिया में, वो भी उनकी आइडेंटिटी, अथॉरिटी, अपना ऑनर, रिस्पेक्ट, सब कुछ उन्होंने खो दिया। और मैंने बता रखा था कि बैटल ऑफ प्लासी हो रखा था, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हो रखा था। तो इन दोनों के बाद में ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने एक रेजिडेंट को अपॉइंट किया करती थी सारे कोर्ट्स में। वहाँ पे स्टेशन कर दिया करती थी कि हमारा एक आदमी आपके महल में या फिर आपके कोर्ट, आपको जो भी बोलना है बोलो, वहाँ रहेगा। ठीक है, अब जो वो जो पर्सन होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से, वो हमारे जितने भी इंटरनल मैटर हुआ करते थे, चाहे वो फॉरेन को लेके हो या फिर हमारे इकोनॉमी को लेकर के हो या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी लेकर के हो, ठीक है, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ में उसका इंटरफेरेंस देखने को मिलता था। तो ऐसे ना बहुत सारे काम इन्होंने कर रखे हैं, जिसकी वजह से जितने भी उस टाइम पे इंडियन पीपल थे, वो उनको उनके अंदर ना एक डिसकंटेंट सा बढ़ता गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक है, वो सभी को पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कई बार आपने मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में देख भी रखा होगा। एंड सभी को पता है कि वो चाहती थी जब उनके जो उनके हस्बैंड है, उनका जब डेथ हो जाए तो उनके एक बेटे थे, बट वो उनके अपने बेटे नहीं थे, वो अडॉप्ट किए हुए थे। तो वो चाहती थी कि हमारे हस्बैंड के बाद ये जो हमारा बेटा है, अडॉप्टेड जो सन है, इसको गद्दी पे बिठाया जाए, ये राजा बने। बट ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मंजूर नहीं था। मैंने बताया था ना, मैंने पिछले वाले चैप्टर में मैंने बता रखा था, पिछले वाले चैप्टर में नहीं, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में मैंने बता रखा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर के आए थे ये लोग पॉलिसीज़। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि आप अपने किसी भी अडॉप्टेड सन को आप राजा नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो उस वाले लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ तो नहीं था, पॉलिसी था उनका, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो बेटा है वो है अडॉप्टेड और हम इसको राजा नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को नाराज़ किया। ओके, ऐसे ही नाना साहब भी थे, वो भी पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, उनका भी सेम सेम यही वाला इशू था। ठीक है, उनको भी वो चाहते थे कि जब उनके पापा की जब डेथ हो जाए तो जो उनका पेंशन है, उनके पापा की जो भी पेंशन है वो हमें मिले, मीन्स उन्हें मिले, किसको, नाना साहब को। बट उन्होंने ये भी देने से मना कर दिया। एंड जो सबसे मेन रीज़न था ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो था एनेक्सेशन ऑफ अवध। बात ये थी, उन लोगों ने अवध को एक अलग ही तरीके से ऑक्यूपाई किया। 1801 में उन्होंने वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस लगाया। ठीक है, मैंने बता रखा है ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पैरामाउंट सी, सब्सिडरी अलायंस, मैंने सब कुछ मैंने बता रखा है पिछले वाले कुछ वीडियोज़ में। अगर आपको आपने अगर नहीं देखी है, जस्ट आप यूट्यूब करो वाइशाइएस एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लेलिस्ट, सब आ जाएंगे। ओके, तो 1801 में ना पहले अवध पे सब्सिडरी अलायंस इन्होंने इम्पोज करा। उसके बाद 1856 में उसको एनेक्स कर लिया। और क्या कह के एनेक्स किया कि जो अवध के जो रूलर हैं वो यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये सब बोल के उन लोगों ने उसको एनेक्स कर लिया। एंड उसके बाद लोगों का जो गुस्सा फूटा इनके ऊपर, वो तो कहने लायक भी नहीं है, छोड़ो उसको। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड कहना सही नहीं है, बट अब वो लोग अपनी टाइटल लगाया करते थे लोग, सब क्या ही कर सकते हैं। लॉर्ड डलहाउजी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो टेरिटरी है वो मिस गवर्न हो रही है। ये लॉर्ड डलहाउजी थे जिन्होंने कहा था कि जो टेरिटरी है वो मिस गवर्न हो रही है, आप लोग अच्छे से इसको चला नहीं पा रहे हो, हम आएंगे, हम चलाएंगे इसको अच्छे से। देखो, जब वहाँ पे इंडियन पीपल थे ना, इंडियन जो भी राजा वाजा हुआ करते होंगे उस टाइम पे अवध के, तो वो मैं मानती हूँ कि ठीक है, नहीं चला पा रहे होंगे अच्छे से, बट
आपको लगता है कि अगर ये लोग अवध की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो ये लोग चला लेते? इन लोगों ने तो और भी बर्बाद कर दिया, ठीक है। उसके बाद से जो कंपनी थी ना, उसने मतलब उसका पूरा ये प्लान था कि बाद में जाके अब हमने इतना एनेक्स कर लिया है तो आगे भी हम कर सकते हैं और हम मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो कॉइन्स मिंट किया करते थे ना, उस पे मुग़ल एम्परर का जो भी नाम वाम लिखा होता था, धीरे धीरे करते करते वो नाम भी ख़त्म होने लगा। इसका मतलब अगर आप अपने कॉइन्स पे किसी और का नाम लिखवा रहे हो या फिर अपनी कॉइन मिंट करवा रहे हो किसी और के थ्रू, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनडायरेक्टली अपनी पावर उसको दे दी है, ओके। फिर 1849 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं उनकी डेथ के बाद में जो भी उनके फैमिली का राजा वाजा बनता है उसको रेड फोर्ट में नहीं, मतलब एक अलग से उसको दिल्ली में जगह दी जाएगी, वहाँ पे वो रहेगा और हम लोग उसको राजा नहीं मानेंगे, हम लोग उसको बस एक एज अ प्रिंस उसको मानेंगे, ठीक है। हम मतलब बहादुर शाह ज़फ़र के बाद में कोई भी राजा वाजा नहीं रहेगा, हम लोग किसी को मानने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं वो हैं लास्ट मुग़ल किंग, ठीक है। ये था, मैंने कुछ बताया कि रानी लक्ष्मीबाई को कैसे इन लोगों ने इनके मन में कैसे डिसकंटेंट जनरेट किया, उसके बाद नाना साहिब के मन में, फिर उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है। उसके बाद मुग़ल किंग को कैसे इन लोगों ने परेशान किया, यू कैन से परेशान किया बट एक्सप्लॉइट किया, यहाँ पे वर्ड से यूज़ करना, एक्सप्लॉइट ही कर रखा है सबको इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पीजेंट्स एंड सिपॉयज़ को कैसे इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। सो मैंने बता रखा था परमानेंट सेटलमेंट्स वगैरह आए थे, कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़, एग्रेरियन पॉलिसीज़ लेके आए थे ये ब्रिटिशर्स कि उससे जो हमारा जो गांव वाला एरिया है, कंट्री साइड है, वहाँ से रेवेन्यू आते रहेगा, ठीक है। तो जो वहाँ के जो पीजेंट्स एंड ज़मींदार से, देखो ज़मींदार या फिर जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे ना, वो एक मिडिल मैन का काम कर रहे थे, मतलब वो बीच में थे। उनको ऑर्डर मिलती थी कि आप जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करके लेकर के आओ, जो पीजेंट्स हैं वो इनको रेवेन्यू देते थे। एंड ये स्टार्टिंग में इनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ बट बाद में ना ये लोग भी लॉस में जाने लगे, ठीक है। तो जितने भी पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, उन सबको ना हाई टैक्सेस पे करना पड़ता था। जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह हुआ करते थे ना, कलेक्ट यही लोग करते थे, ज़मींदार्स वगैरह ही, मनी लेंडर्स ही, बट स्टिल उनको बाद में उनको भी लॉसेस हुए हैं, बहुत बड़े सारे से लॉसेस हो रखे हैं, ठीक है। और अगर किसी ने मतलब मान लो कोई पीजेंट उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाए या फिर उसकी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं हो पाई, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, ठीक है। या तो फिर वो अपना ज़मीन दे देगा, या फिर अगर ज़मीन नहीं देने के मूड में है तो फिर उसके बाद वो उसको मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे, ठीक है। और जब वो उधार पैसे लेता था तो मनी लेंडर इतना बढ़िया तो होगा नहीं कि वो बिना इंटरेस्ट लगा ही दे देगा, वो तो और भी इंटरेस्ट लगा के देगा ना। तो जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे वो इंटरेस्ट लगा के देते थे, अब हाई इंटरेस्ट ही होता होगा ना। तो उसके बाद ना जो पीजेंट्स थे वो डेप्थ में चलते चले गए और फिर उनका भी एक्सप्लॉयटेशन कर रखा है इन ब्रिटिशर्स ने, मेनली उनका ही ज़्यादा कर रखा है अगर मैं बात करूँ तो। ऑल ओवर जितने भी ये लोग थे ना, किंग्स क्वींस वगैरह, क्योंकि देखो किंग्स की क्वींस की लाइफ वैसे ही लग्जरियस हुआ करती थी, ठीक है। अगर बर्बाद उन्हें भी किया है, मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं डिनाई कर रही हूँ, लेकिन जो हालत पीजेंट्स की थी ना वो किसी और की भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन सिपॉय थे ना, वो उनके अंदर भी कंपनी के अगेंस्ट में डिसकंटेंट जनरेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग भी नाखुश थे, उनको जो अलाउंसेस मिलते थे, जो सैलरीज वगैरह मिलती थी, जो भी उनको बेनिफिट्स पर्क एंड अलाउंसेस मिलते थे, वो सब कम मिलते थे इन कंपैरिजन टू जो यूरोप के ऑफिसर्स हुआ करते थे ना उनके। मान लो, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मान लो कोई इंडियन पीजेंट्स है, ये जो जिसको ये लोग सिपॉय कहते थे ना, वो और कोई नहीं थे, वो हमारे ही पीजेंट्स थे यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो उसी को कहा गया सिपॉय, मतलब होता है सिपाही, ओके। तो मान लो कोई हमारा इंडियन सिपॉय है और कोई यूरोपियन, मतलब ब्रिटिशर में का कोई पुलिस है या फिर सिपॉय है, आप वैसे मान लो। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए ना, तो बेनिफिट ज़्यादा वो ब्रिटिशर्स के उसको सिपॉय को मिलती थी, ठीक है। और जो हमारे जो इंडियन सिपॉय हुआ करते थे वो हमेशा ही लॉस में जाते थे, ठीक है। चाहे पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में देखो या फिर कंडीशंस के बारे में देखो या फिर सैलरी के बारे में देखो, सबके सब में हमारे जो इंडियन पीजेंट्स थे उन्हीं को लॉस हो रहा था। नंबर टू, मैंने कल भी बता रखा था कि हर एक स्टेप पे इनके जो सेंटिमेंट थे ना, रिलीजियस सेंटिमेंट थे या फिर कुछ एंशंट कल्चर हमारे इंडियंस का था, वो मतलब हर एक स्टेप पे वो बर्बादी हो रहा था। तो उस टाइम पे ना हमारे कंट्री में, मींस इंडिया में, उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो ये माना करते थे कि अगर हमने ओवरसीज़ क्रॉस किया, मतलब जो ओशंस वगैरह होते हैं, अगर हम उनको क्रॉस करके किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है, हमारी जो कास्ट होता है ना, हमारा जो कल्चर, वो हमसे छिन जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब दूसरे कंट्री में जाना वो प्रेफर नहीं करते थे।
एंड आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे वॉर्स हो रखे हैं जहाँ पे इन ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली हमारे इंडियंस को भेजा है ओवरसीज़, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी खतरे में पड़ी। डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पे दे नहीं रखा तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, जब आएगा वो चैप्टर हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीज़न था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, बिकॉज उनके जो सेंटिमेंट थे ना रिलीजियस वाले, वो हर्ट हो रहे थे। अब आप सालों से वही वाला फॉलो करते आ रहे हो, एक ही रूल फॉलो करते आ रहे हो। अब आपको अगर वो कोई ब्रेक करने के लिए कहे तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाना है कि क्या ही बोल रहा है, हमारी कंट्री में आके हमसे काम करवा रहा है, हमको ही बर्बाद कर रहा है, और हम लोग मना कर रहे हैं तो वो सुन भी नहीं रहा है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, 1824 में क्या हुआ था ना, एंग्लो बर्मीज़ वॉर चल रहा था उस टाइम पे। तो 1824 में जो ये कंपनी थी, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बोला हमारे जो इंडियन सिपॉयज़ थे, उसने बोला कि आपको बर्मा जाना पड़ेगा वाया सी रूट, मतलब समंदर के थ्रू आपको बर्मा जाना पड़ेगा। अब ये लोग तो उसको मतलब अपने ट्रेडिशन के खिलाफ मानते थे, अपने कल्चर के खिलाफ मानते थे। इन लोग का तो ये मतलब था ना कि अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा जो कास्ट है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो हमसे छिन जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने ना मना कर दिया जाने से, एंड जितने भी लोगों ने मना कर रखा था, ट्रस्ट में उन लोगों को इस तरीके का पनिशमेंट मिला है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ओके। उसके बाद में 1856 में एक नया लॉ पास किया गया कि जिसको भी जो भी पर्सन होगा, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमारी कंपनी के आर्मी में, उसको ओवरसीज़ क्रॉस करना पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, ठीक है। ऐसा कुछ इन लोगों ने कर रखा था। तो इस बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ना सिपॉयज़ के अंदर भी डिसकंटेंट जनरेट होता गया, एंड फिर उसके बाद में वो ब्लास्ट हो गया कहाँ पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है। उसके बाद में सिपॉयज़ ने जो गाँव में हो रहा था जो भी गाँव में कंट्री साइड में जो भी हो रहा था, उस पर भी उन लोगों ने रिएक्ट किया था बहुत सारे, क्योंकि जो सिपॉयज़ थे ना उनमें से मतलब यू कैन से 85 और 95, नो 90% आप कह सकते हो कि उसमें पीजेंट्स ही हुआ करते थे मेनली, ठीक है, जो कि विलेजेस में रहा करते थे, जिनका घर बहुत दूर हुआ करता था, ठीक है। तो वो जो कंट्री साइड में हो रहा था ना, उनसे वो फेमिलियर थे, तो उसके खिलाफ भी उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिबेल कर रखा था। बट वही कहते हैं ना कि जितना भी रिबेलियन हो रहा था, सबको ये ब्रिटिशर्स वाले सप्रेस कर दे रहे थे सब, ओके। उसके बाद आप देखोगे कि बदले में ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रखी थी, जो मैंने बताया ना कि कल्चरल सेंटिमेंट भी हर्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने सारे काम ही गंदे कर रखे हैं, एक दो काम था जो उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की, बट हाँ, वो हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। उनको ये लगता था कि इंडियंस बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड ही रहेंगे, तो हम लोग इनका कुछ रिफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि उन लोगों ने ना सती प्रथा को बैन करने की कोशिश करी, एंड उन लोगों ने विडो री मैरिज को अलाउ करने की कोशिश करी कि मतलब ये क्या ही सीन है, आप लोग किसी को ज़िंदा जला रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये अपने मन से कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, माना इन लोगों ने पहले ट्राई करा था, बट जो इंडियन पीपल थे उस टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी ना हिंदुज़म की, वो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि आप हमारे रिलीजियस मैटर में आके इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी मेन रीज़न था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। मैं भी जितने भी चीज़ें बता चुकी हूँ ना, वो रीजंस थे, इन वजह से हो रखा है ये 1857 का रिवॉल्ट। आपको इन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आप पे अभी इन शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ बिकॉज आपके बुक में उतना ही दे रखा है। डोंट वरी अबाउट दैट, 12th वाला करेंगे ना तो वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वो ये सफिशेंट है। उसके बाद देखो, सती प्रथा को इन लोगों ने बैन करवाने की कोशिश करी, तो वो ठीक था, मतलब अगर देखा जाए तो। बट कुछ ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था हमारे इंडियन सोसाइटी का, उनको ये पसंद नहीं आया। उसके बाद विडो का रीमैरिज उन्होंने कहा कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि जिस और औरत का हस्बैंड अगर उससे पहले मर जाता था तो वो औरत विडो बन जाती थी। सो उसको ना बहुत ही इल ट्रीट किया जाता था, मतलब उसको सही से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो इन लोगों ने बोला कि विडो उसका रीमैरिज करवाना शुरू कर दो, बट ये किसी को भी पसंद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अभी ऑर्थोडॉक्स थे तो थे, अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का जो इंग्लिश एजुकेशन है ना, उसको इन लोगों ने प्रमोट किया, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1830 के बाद में जो कंपनी थी ना, उसने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, जो कि आके मीन्स जितने भी हिंदू पीपल है, जितने भी मुस्लिम पीपल हैं, वो आकर के कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियन में, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में वो लोग अपने आप को बदल लेंगे। वाई? बिकॉज उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आप अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते हो तो जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आपके लैंड राइट्स आपसे छिन चुके हैं, वो आपको वापस मिल जाएंगे। ये मैंने कल भी बता रखा था, मीन्स इसके पहले वाले चैप्टर में भी, ठीक है। तो 1850 में एक इन्होंने लॉ पास करा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में अपने आप को बदल लेते हो, अपना जो रिलीजन है वो छोड़ देते हो, ठीक है,
तो आपको जो राइट्स वाइट्स है वो सारे आपको वापस में मिल जाएंगे। आप जितने भी बैड प्रैक्टिसेस हैं आप वो छोड़ देते हो तो आपके साथ सब अच्छा होगा, ठीक है। मीन्स अ काइंड ऑफ दैट, ये सब इन लोगों ने बोल रखा था। तो 1850 में जो नया लॉ पास हुआ था उससे और भी ईजी हो गया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना हिंदू लोगों को और मुस्लिम लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद में क्योंकि पता है ये लोग कन्वर्ट भी हो जा रहे थे, बिकॉज इन्होंने ये कह दिया था ना कि जो आपके एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है हम आपको दे देंगे अगर आप हमारे क्रिश्चियन धर्म को मान लोगे, तो मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाओगे तो अब भाई जिसके पास खाने पीने को है ही नहीं, उसको कुछ, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको अगर एक ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ अगर मैं ये कर लूँगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो उसके चक्कर में इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ना कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी फील करा कि नहीं हमारा रिलीजन, जो हमारा रिलीजन है वो खतरे में है, जो हमारे सोशल कस्टम्स हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है वो खतरे में है। अभी ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने खुद ही पास कर दिया लॉ, वो हमारे राजा राम मोहन रॉय जी थे जिनकी वजह से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रखी थी, बाद में आप आगे जाके उसको पढ़ोगे, ओके। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी हो रहा था ना, जस्ट अ मिनट, हाँ, जो कुछ भी हो रहा था ये मैंने अभी अभी बताया कि बहुत सारे रीजंस थे, तो ना सभी को पता चल रहा था कि हाँ आगे आने वाले कुछ ईयर्स में या फिर कुछ दिनों में एक रिवॉल्ट होगा जो बहुत ही डेंजरस होगा। तो आपके एनसीईआरटी में ना एक छोटा सा एक बॉक्स में करके एक स्टोरी दे रखा है, मैं आपको उसको इन शॉर्ट में बताती हूँ। तो क्या होता है ना, ये एक बुक है, माझा प्रवास करके नाम है बुक का, और जिसको लिखा है विष्णु भट्ट गोडसे ने। ये एक ब्राह्मण है, महाराष्ट्र के एक विलेज में रहते हैं। तो एक बार मतलब ये कहते हैं, इस बुक में ये कहते हैं, माझा प्रवास इनकी बुक का नाम है, इस बुक में ये कहते हैं कि एक बार ये और इनके जो अंकल है, मतलब इनके जो चाचा जी हैं, वो कहीं जा रहे थे, किसी यज्ञ में जा रहे थे जो कि मथुरा में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। तो ये जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में जितने भी सिपॉयज होते हैं, कुछ मतलब सिपाही होते हैं ना उस टाइम पे, तो वो कहते हैं कि नहीं आप अभी मत जाओ, आप जहाँ से आओ आप वहीं पे वापस लौट जाओ, यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर ही बहुत ही बड़ा एक रिवॉल्ट होने वाला है। तो हम इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि एट दैट टाइम जो कुछ भी हो रहा था, तो उस टाइम पे लोगों को ना ये यकीन था कि हाँ आगे आने वाले कुछ सालों में, कुछ दिनों में, अगर नहीं तो कुछ सालों में ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट होगा, जो ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते हैं कि वो उसको कंट्रोल कर लेंगे, बट वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबको पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ओके। उसके बाद बात करते हैं इस रिवॉल्ट के बारे में। म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। देखो सारे लोग परेशान थे, मैंने अभी जैसे बताया। अगर आपको पता है कि आपका एक ही एनिमी है, ठीक है, मतलब बहुत सारे देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, मान लेते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, और उन सबको पता है कि उनका एक ही दुश्मन है, उसको हटाना है, तो उनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ हम अगर कुछ करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ऐसा ही कुछ हो रखा था एट दैट टाइम, मतलब 1857 में भी ऐसा ही कुछ हो रखा था कि सभी लोगों को पता था कि जो उनका दुश्मन है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कैसे भी बाहर निकालना है, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही थी ना कि लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ा। फिर उनको लगा कि हाँ अब हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अब हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, बिकॉज अभी लिमिट क्रॉस हो रहा है हमारी एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है। उसके बाद में ये सब करने के लिए चाहिए था क्या, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस वो खुद ब खुद आ ही जाता है, जब इतना परेशान कोई करेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मरना है तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन डेवलप हुई थी इंडिया में 1857 में। कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट्स में हो रखी थी, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ मैप में, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। लगभग 100 साल बीत चुके थे। मैंने बताया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो रखा था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो रखा था। तो लगभग आप कह सकते हो हाँ 100 साल, लगभग नहीं 100 साल हो ही रखे थे। उसके बाद में ये जो रिबेलियन था ना, मैसिव रिबेलियन स्टार्ट हुआ था मई 1857 में, और इस रेबेलियन की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रेजेंस था ना, उसको इन लोगों ने पूरी तरीके से डरा के रख दिया था। अब उनको ये, एटलीस्ट उनके अंदर ना ये फीलिंग आ गई थी कि हाँ अब यहाँ पे रहना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेरठ से ये शुरू हुआ था, और वहाँ से शुरू होते होते जितने भी लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हैं, चाहे वो पीजेंट्स हो, वुमेन्स हो, जो कोई भी हो, सबके सबने नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो थे नॉर्थ इंडिया के, उन लोगों ने अपने हथियार उठा लिए थे ब्रिटिशर्स को मारने के लिए, उनको भगाने के लिए, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको ऐसे देखते हैं कि ये 19 सेंचुरी का मतलब पूरे दुनिया में 19 सेंचुरी का सबसे बड़ा रिवॉल्ट था, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, ओके। बात करते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ओके। देखो 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर से मंगल पांडे, इन्होंने इनको तो फांसी दे दी गई थी जस्ट बिकॉज इन्होंने
अपने एक ऑफिसर को, बैरकपुर में इनका एक ऑफिसर था, उस पर इन्होंने अटैक कर दिया था, तो इसके वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, पहले तो ये हुआ था। उसके बाद कुछ सेपॉय का रेजिमेंट था मेरठ में, उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि जो न्यू कार्ट्रिजेस आए थे ना, उसमें काऊ और पिग का जो फैट वगैरह हुआ करता था वो सब उसमें इंक्लूडेड था, तो उन्होंने मना कर दिया था बिकॉज गाय को ये माता मानते थे। एंड ये लोग जो पिग वगैरह था ना, ये लोग लेते नहीं थे, मतलब खाते नहीं थे, तो उसको वो लोग मुँह से कुछ करना, आई मीन उसको ना जो भी इनके कैटेजेस हुआ करते थे उसको पहले मुंह से कुछ करना पड़ता था। ठीक है, तो गाय को माता मानते थे, तो उनका बीफ वगैरह ये लोग खाएंगे नहीं। पिग, व्हाट, कोई पिग को कौन कौन ही खाता है, पिग को उसको मुंह में कौन डालने जाएगा। तो ऐसा कुछ था। सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने एक ऑफिसर को उन पर अटैक किया। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी हो गई। सबसे पहला गुस्सा इस बात का था। दूसरा गुस्सा था कि जो रेजिमेंट था सिपॉयज़ का मेरठ में, उन्होंने रिफ्यूज़, मतलब उन्होंने मना कर रखा था कि नहीं, हम ये कार्ट्रिजेस यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इसमें फैट है काऊ और पिग का। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने मना किया तो उनको पनिशमेंट दिया गया, तो फिर उससे उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट था वो हर्ट हुआ। ओके, फिर उसके बाद 85 सेपॉयज़ को डिसमिस कर दिया गया उनके सर्विस से और उनको 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी थी। ये हो रखा था 9 मई 1857 को। ठीक है, फिर बाकी जो अदर इंडियन सोल्जर्स थे ना मेरठ में, उनका भी रिस्पॉन्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। 10 मई को क्या हुआ, जितने भी सोल्जर्स थे ना वो मेरठ की जेल में पहुंचे और बाकी सारे जितने भी सिपॉयज़ थे उनको जेल से बाहर निकाला उन्होंने, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको उन पे अटैक किया और बहुतों को मार भी दिया। उसके बाद से उनके गन को कैप्चर किया, मतलब जितने भी उनके गन्स थे, एमुनेशंस थे, उनको ले लिया। फिर वहाँ पे आग वाग लगा दी बिल्डिंग्स में, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी ब्रिटिशर्स की उसको यू कैन से छीन ली और वहाँ पे भी कुछ कर दिया जिसकी वजह से वहाँ पे वो सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद से एक अच्छा खासा वॉर डिक्लेयर कर दिया था। फिरंगीज़, आप समझते हो फिरंगीज़ के खिलाफ? आपने इफ़ कभी कोई रानी लक्ष्मीबाई वाला शो आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है फिरंगी। फिरंगी मीन्स होता है फॉरेनर। ओके, लोकल वर्ड है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जो सोल्जर्स थे ना उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा था, तो उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि अब इस ब्रिटिश रूल को हम यहाँ से ख़त्म करके रहेंगे। बट क्वेश्चन ये था कि अगर हमने ब्रिटिश रूल ख़त्म किया उसके बाद राजा बनेगा कौन? मतलब एक होता है ना कि अभी तो ये है, अब जैसा भी कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं कर तो रहे हैं, अब अगर ये जाएंगे तो आएगा कौन? तो सबके दिमाग में एक बात आई, हाँ इससे पहले बहादुर शाह जफ़र थे, अब हम उनको लेके आएंगे। ठीक है, अब ये जो सिपॉयज़ थे ना मेरठ में, वो 10 मई को मतलब दिल्ली पहुँचे। ठीक है, सुबह सुबह। उसके बाद में ये बहादुर शाह जफ़र के पास गए। अब इनको कुछ पता है नहीं कि हो क्या रहा है पूरे इंडिया में। ठीक है, ये तो अपना आराम से पेंशन पे पड़े हुए हैं, अंग्रेज़ों के पेंशन पे हैं ये, तो इनको कुछ पता वता था नहीं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद में लोग इनसे मिलते हैं बहादुर शाह जफ़र से, तो इनको ना लोग भी प्रेशराइज़ करते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स भी प्रेशराइज़ करते हैं जब इनको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कंट्री में। इन लोग का जो मोटिव है, इन लोग का जो एम है वो है ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना। एंड ये भी सिचुएशन इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि क्या ही हो रखा है। वो लोग जो अंग्रेज़ हैं वो ऑलरेडी काफ़ी डरे हुए हैं, तो इनका ना मन वन नहीं होता है राजा बनने का। उसके बाद में ये तो खुश होते हैं कि मुझे पेंशन मिल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग को जो करना है करो। बट स्टिल लोग इनको काफ़ी फ़ोर्स करते हैं, इनके फैमिली मेम्बर से भी काफ़ी इनको फ़ोर्स किया जाता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस जो भी ये डिमांड होता है हमारे सिपॉयज़ का, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं इसको मैं लीड करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में वो लेटर्स लिखते हैं सारे चीफ्स को, सारे रूलर्स को कंट्री के, कि आप आगे आओ, मैं आपका हेड हूँ। एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं इंडियन स्टेट का, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अब ये जो सिंगल स्टेप था ना बहादुर शाह जफ़र का, इसके बहुत ही ना बड़े बड़े इम्प्लीकेशंस हुए हैं। क्या था कि इन्होंने ऐसा काम करके ना, बहादुर शाह जफ़र ने ऐसा काम करके सीधे सीधे चैलेंज कर दिया ब्रिटेन की अथॉरिटी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एट दैट टाइम, उसकी अथॉरिटी को सीधे सीधे मतलब इन्होंने चैलेंज कर दिया। और उसके बाद में क्योंकि क्या है ना, इनका ना मन था नहीं, इनको फोर्स करा गया था, इस वजह से इन्होंने ऐसा कुछ किया। ओके, उसके बाद इसके भी ना बहुत सारे इम्प्लीकेशंस पड़े हैं। और जब ये ब्रिटेन को पता चला कि बहादुर शाह जफ़र हमारे ही पेंशन पे रह रहा है, हम ही इसका खर्चा पानी चला रहा है और ये हमारे खिलाफ ही लड़ेगा, तो ये बात उनको पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड यू नो व्हाट, जब ये बहादुर शाह जफ़र ने ना जब ये लेटर लिखा था कि सारे कॉन्फेडरेसी हम बनाते हैं इंडियन स्टेट का टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो पता है ये बस एक ऐसा था ना, बहादुर शाह जफ़र खुद ही बूढ़े हो चुके थे, उनके में खुद ही
उतनी पोटेंशियल नहीं थी, उतनी कैपेसिटी नहीं थी उनकी कि वो जा कर के कंट्रोल कर पाए। बट स्टिल एक होता है ना कि नाम है मुगल्स उससे पहले रह चुके हैं, तो मुगल्स के बस नाम से ही पूरा ऑल ओवर इंडिया जो उस टाइम का था उनके में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब तो मुगल एम्परर मेरे साथ है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मेनली लोग ना उस वजह से भी आगे आए थे। तो उसके बाद में आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, इसके बाद में हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करते हैं। 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, अभी हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि उस पर्टिकुलर रिबेलियन में क्या हो रखा था, ठीक है। आगे कल वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे द रिबेलियन स्प्रेड, वो कैसे स्प्रेड हुआ। अभी तक के लिए बस इतना जानो कि रिबेलियन हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। उसके रीजंस क्या क्या थे, मैंने इन शॉर्ट में मैंने सारे रीजंस मैंने बता रखे हैं। उसके बाद में इसको लीड करने के लिए बहादुर शाह जफ़र को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करा गया था, उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी किया था ऐसा फोर्स, और जितने भी सपोर्ट्स थे उन्होंने भी काफ़ी सारा इनको फोर्स किया था। फोर्स मतलब ये ऐसा वाला फोर्स नहीं किया था कि हम आपको मार देंगे वरना साइन करो या फिर वरना आप हमारा साथ दो, ऐसा फोर्स नहीं किया था। फोर्स मतलब यू कैन से एक होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल कहना यहाँ पे सही नहीं है मुझे पता है, बट हाँ अ काइंड ऑफ फोर्स यू कैन से। वो इनको काफ़ी सारा इनके पे प्रेशर था कि आप तो मुगल एम्परर हो, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप ही तो राजा थे, आगे आगे आने वाले टाइम पे आप ही राजा बनोगे, सोचो फिर वापस से वो मुगल अथॉरिटी वापस आ जाएगी, आपका फिर से नाम बन जाएगा, मुगल्स का फिर से नाम बनेगा। ये वाला मैं इस फोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। उस वजह से बहादुर शाह जफ़र ने लीड किया, बट उसके बहुत ही बड़े बड़े इम्प्लीकेशंस पड़े हैं, बहुत ही क्रूअलिटी से इनको सप्रेस किया गया था, जितने भी जगह पे रिवॉल्ट हो रखा था उतने जगह पे, ठीक है। एंड ये करके बहादुर शाह जफ़र ने लेटर्स पे साइन वाइन करके सीधे सीधे ब्रिटेन की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। ये बात ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद में रिबेलियन धीरे धीरे स्प्रेड होगा, क्योंकि उन्होंने उस लेटर में लिखा था ना, जो कुछ भी लिखा था, तो उन्होंने लोगों ने ऐसा लिया कि अब तो ये मुगल एम्परर के थ्रू लेटर आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब उनको ना ये अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मुगल्स हमारे साथ है, मुगल एम्परर हमारे साथ है, बादशाह हमारे साथ है, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया था उनके पास में। एंड जैसे ही इन्होंने उस लेटर पे साइन किया, उसके बाद जो रिबेलियन स्प्रेड हुआ है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और रिबेलियन स्प्रेड होने के बाद में उसको सप्रेस भी किया गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिसने रिबेलियन में साथ नहीं दिया, वो कौन कौन थे ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जब ये रिबेलियन ख़त्म हुआ, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई वंस अगेन। तो उसके बाद में ना उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर रखे थे, हम उसके बारे में भी अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइज़, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कब एग्ज़ाम देना है, 10 साल बाद देना है या फिर 23 वाला अटैम्प्ट देना है, जस्ट एक बार आप सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड।